पिछले लेक्चर में हमने बताया था आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कार्डेटा। तो उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था जो कार्डेट्स होते हैं उनको जनरली 2 डिविजन्स में डिवाइड किया गया था, एक्रेनिया एंड क्रैनिएटा। एक्रेनिया एंड क्रैनिएटा, एक्रेनिया के 3 सब फाइलम थे। जो एक्रेनिया कह सकते हैं डिवीजन था, उसके 3 सब फाइलम थे, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा एंड सिफाइलोकार्डेटा। तो उसी सब फाइलम के बारे में हमको आज डिस्कस करना है। सब फाइलम हेमिकार्डेटा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उसके जनरल कैरेक्टर को जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं जो ये सब फाइलम हेमिकार्डेटा है। हेमिकार्डेटा से हमको एक एनिमल भी पढ़ना है जो है वेलेनोग्लॉसस को, जिसको हम एकॉर्न वर्म और टंग वर्म के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले उसके जनरल कैरेक्टर को जान लेते हैं। हेमिकार्डेटा मीन्स क्या होता है वो जान लेते हैं और फिर उसके जनरल कैरेक्टर को जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जो हेमिकार्डेटा वर्ड है, वर्ड हेमिकार्डेटा, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक वर्ड हेमी मीन्स होता है हाफ, हाफ यानी आधा, एंड कॉर्डी मीन्स होता है कॉर्ड। ये लगभग जो कॉर्डी वर्ड है ये मीन्स कह सकते हैं ग्रीक वर्ड, इससे मीन्स होता है कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स आपको पता है ये स्ट्रिंग होता है, कह सकते हैं कोई रस्सी हो, आर कह सकते हैं कोई भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो, उसी को हम जनरली कॉर्ड बोलते हैं। आर जिससे कह सकते हैं एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जनरली हम उसी को कॉर्डेट्स बोलते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा डाउटफुल स्टेटस है, ये जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होता भी है या नहीं। सबसे ज़रूरी बात यह है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये हेमी जो कार्डेट हैं वो हाफ कार्डेट हैं, मीन्स आधे कार्डेट्स हैं, आधे नॉन कार्डेट्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि कार्डेट का कुछ कैरेक्टर्स इसमें पाया जाता है और ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कह सकते हैं नॉन कार्डेट्स के पाए जाते हैं। इसलिए इसको कार्डेट और नॉन कार्डेट के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, इसीलिए इसको हेमिकार्डेट कहा जाता है, मीन्स हाफ कार्डेट्स कहा जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं, इसकी क्या खास बात होती है हेमिकार्डेट्स की। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। जो बॉडी होती है वो 3 रीजन्स में डिवाइड होती है, 3 रीजन्स में डिवाइड होती है। और वो रीजन्स कौन कौन से होते हैं? प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ये 3 रीजन्स में जो बॉडी होती है हेमिकार्डेट्स की वो डिवाइड होती है। तो ये जो प्रोबॉसिस होता है, ये जो प्रोबॉसिस होता है ये कह सकते हैं बॉडी का एंटीरियर मोस्ट रीजन होता है या एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है, उसको हम प्रोबॉसिस के नाम से जानते हैं। और बॉडी का जो मिडिल रीजन होता है, मिडिल रीजन या मध्य का जो हिस्सा होता है उसको हम कॉलर के नाम से जानते हैं, कॉलर के नाम से जानते हैं। और जो कह सकते हैं पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है, मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है, या कह सकते हैं बॉडी का एकदम पिछला हिस्सा होता है, उसको हम ट्रंक के नाम से जानते हैं। तो जो 3 बॉडी रीजन्स हैं वो यही है, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इसके बाद देखते हैं ये जो नोटोकॉर्ड होता है, इसमें हेमिकार्डेट्स में नोटोकॉर्ड डाउटफुल। देखिए ये बात इसमें क्लियर कही गई है कि जो नोटोकॉर्ड होता है हेमिकार्डेट्स का वो डाउटफुल है, मीन्स संदेहास्पद है। मीन्स कह सकते हैं नोटोकॉर्ड पाया जाता भी है या नहीं ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन नोटोकॉर्ड की जैसी संरचना पाई जाती है, जबकि वो ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं होता है। इसलिए ये जो नोटोकॉर्ड है वो कह सकते हैं डाउटफुल होता है। और होता भी है तो कैसा होता है? शॉर्ट होता है, मीन्स छोटा होता है, कन्फाइंड टू प्रोबॉसिस, प्रोबॉसिस में ही सीमित होता है। देखिए अभी आपको बताया गया जो प्रोबॉसिस होता है वो कह सकते हैं इसका एंटीरियर मोस्ट रीजन होता है, सबसे बॉडी का अगला हिस्सा होता है या आगे वाला हिस्सा होता है, उसी में ही कह सकते हैं ये कन्फाइंड होता है, सीमित होता है या सीमाबद्ध होता है। मीन्स कह सकते हैं कॉलर में और ट्रंक में ये नोटोकॉर्ड वाला पार्ट नहीं पाया जाता है। नोटोकॉर्ड जो होता है वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है, कन्फाइंड टू प्रोबॉसिस, प्रोबॉसिस रीजन में ही कन्फाइंड होता है या सीमित होता है। कहने का मतलब ये है कि कॉलर में और ट्रंक में नहीं पाया जाता है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है एंड नॉन होमोलॉगस
विद दैट ऑफ कॉर्डेट्स। विद दैट ऑफ कॉर्डेट्स कहने का मतलब ये है कि जो नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में पाया जाता है और हेमिकॉर्डेट में पाया जाने वाला नोटोकॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर, इन दोनों में समानता नहीं होती है या समजातता नहीं पाई जाती है। होमोलॉगस मीन्स होता है समजात, या कह सकते हैं एकदम समान कह सकते हैं। जो नोटोकॉर्ड होता है वो कार्डेट के नोटोकॉर्ड के जैसा नहीं होता है या उसके समान नहीं होता है, इसीलिए कार्डेट के जैसा नोटोकॉर्ड नहीं होने के कारण ही इसके नोटोकॉर्ड को डाउटफुल कहा जा रहा है, संदेहास्पद कहा जा रहा है कि संदेह के घेरे में है नोटोकॉर्ड होता भी है या नहीं। और इसके कह सकते हैं सिमिलरिटी भी नहीं, समानता भी नहीं पाई जाती है कार्डेट के नोटोकॉर्ड से। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके जनरल कैरेक्टर को। आपने थोड़ा बहुत हेमिकॉर्डेट के बारे में ऐसा ही इंट्रोड्यूस किया, आपने जाना, इसका परिचय जाना क्या होता है हेमिकॉर्डेट्स। चलिए अब हम जनरल कैरेक्टर को देख लेते हैं। हेमिकॉर्डेट्स का जो जनरल कैरेक्टर है इसमें देखते हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिवली मैरीन। एक्सक्लूसिवली मैरीन कहने का मतलब ये है जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं वो केवल समुद्री होते हैं, सिर्फ समुद्रों में पाए जाते हैं। कहने का मतलब फ्रेश वाटर में या तालाबों, पोखरों, झीलों, नदियों, नालों, नहरों में नहीं पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते हैं, केवल समुद्रों में पाए जाते हैं। साथ साथ सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी कहने का मतलब ये होता है ये एकल होते हैं, सिंगली पाए जाते हैं, अकेले में पाए जाते हैं। और कॉलोनियल ग्रुप में पाए जाते हैं, कॉलोनी में पाए जाते हैं, समूहों में पाए जाते हैं, तो हमको उनको कॉलोनियल बोलते हैं। मोस्टली ट्यूबिकोलस। मोस्टली ट्यूबिकोलस कहने का मतलब ये है कि जो बॉडी होती है वो ट्यूब लाइक होती है, ट्यूबुलर बॉडी होती है। जैसे वर्म्स होता है, कोई कीड़ा हो तो हम उसको देखते हैं, उसकी जो बॉडी होती है जनरली ट्यूब लाइक होती है, ट्यूबुलर होती है, तो उसको हम मोस्टली ट्यूबिकुलस। जितने भी जनरली हेमिकॉर्डेट्स होते हैं वो ट्यूबिकुलस होते हैं, लाइक ए ट्यूब, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में कह सकते हैं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी जो होती है हेमिकॉर्डेट की वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। बॉडी सॉफ्ट होती है, बॉडी जो होती है कोमल होती है, फ्रेजाइल होती है। फ्रेजाइल मीन्स होता है नाजुक या कमज़ोर कह सकते हैं। फ्रेजाइल बॉडी जो होती है नाजुक होती है, फ्रेजाइल होती है। वर्मी फॉर्म। वर्मी फॉर्म कहने का मतलब कह सकते हैं कीड़े की जैसी बॉडी पाई जाती है। जिसकी बॉडी होती है कैसी होती है, वर्मी फॉर्म मीन्स कह सकते हैं कीड़े की जैसी होती है। अनसेगमेंटेड होती है मीन्स खंडित नहीं होती है, खंडों में नहीं बटी हुई होती है। देखिए आप यहाँ पर ये अनसेगमेंटेड जो वर्ड है आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि अभी आपको स्टार्टिंग में जो बताया गया कि जो बॉडी होती है वो 3 रीजन्स में कह सकते हैं डिवाइडेड होती है, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। और यहाँ पर जो कहा जा रहा है ये बॉडी जो होती है अनसेगमेंटेड होती है, मीन्स खंडों में नहीं बटी हुई होती है। बॉडी जो होती है वो खंडों में नहीं बटी हुई होती है, जबकि 3 रीजन्स में डिवाइड होती है, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो आप इसको देखकर अनसेगमेंटेड को देखकर कन्फ्यूजन में ना रहिएगा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, खंड विहीन होती है, जबकि स्टार्टिंग में बताया गया कि बॉडी 3 रीजन्स में डिवाइड होती है। इसके साथ हम देखते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इनमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो कह सकते हैं बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री कहने का मतलब ये होता है बाइलेटरल सिमेट्री की कंडीशन में जो भी एनिमल होता है अगर उसकी बॉडी को लॉन्गिट्यूडनली कट किया जाए सेंटर से तो बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है, 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है। या आप ये कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के प्लेन मिरर इमेज होते हैं, दोनों एक दूसरे के प्लेन मिरर इमेज होते हैं, या कह सकते हैं एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। हम इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान दें। मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है, हम इसको ऐसे देख रहे हैं। हम बाइलेटरल सिमेट्री को समझ सकते हैं। हम इसकी बॉडी को 2 कह सकते हैं बीच के सेंटर से इस तरीके से कट कर रहे हैं, बीच के सेंटर से बॉडी को कट कर रहे हैं तो बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रही है, 2 बराबर भागों में बढ़ जा रही है। देखिए इधर भी जो है जितना पार्ट इधर है
उतना पार्ट इस साइड में भी है, इस डायरेक्शन में भी है। तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होना या दोनों का एक दूसरे का कह सकते हैं प्लेन मिरर इमेज होना ही बाईलेटरल सिमेट्री कहलाती है। तो इस तरीके से जब भी हम किसी एनिमल को उसके बॉडी के सेंटर से कट करते हैं तो वह 2 इक्वल हाफ में या 2 बराबर भागों में बट जाता है। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जा रहा है, मीन्स जो एनिमल होता है इसकी कह सकते हैं जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है वो ऑल 3 जर्म लेयर्स के द्वारा होती है। ऑल 3 जर्म लेयर्स अगर प्रेजेंट होती हैं तो ऐसे एनिमल को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। मीन्स कह सकते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, अगर ये 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिस भी एनिमल में, उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और जिस एनिमल में सिर्फ कह सकते हैं 2 ही लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एकदम लोअर एनिमल्स जनरली होते हैं, चाहे वो पोरीफेरेंस हों चाहे वो सीलेंट्रेट्स हों। पोरीफेरेंस, मोस्टली पोरीफेरेंस का नाम हम लेंगे जिनको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। उसमें कह सकते हैं 2 ही एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स पाई जाती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स पाई जा रही है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म पाई जाती है। इसलिए ये जो एनिमल होते हैं, ये जो हेमिकार्डेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी वॉल ऑफ ए सिंगल लेयर्ड। बॉडी वॉल होती है या कह सकते हैं वो सिंगल लेयर्ड होती है, एक परत की बनी हुई होती है। और इसके साथ साथ क्या होता है, एपिडर्मिस विद म्यूकस ग्लैंड। कह सकते हैं बॉडी वॉल जो होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, एक परत की बनी हुई होती है। और उसकी जो एपिडर्मिस होती है, एकदम अपर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। जो एपिडर्मिस होती है उसमें क्या पाया जाता है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। म्यूकस को सिक्रीट करने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं एपिडर्मिस में। और साथ साथ कहा जा रहा है नोडर्मिस। नोडर्मिस मीन्स जो होता है एपिडर्मिस के बाद जिस सेकंड लेयर का नाम आता है वो है डर्मिस। तो यहाँ पर डर्मिस टोटली एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है डर्मिस। सिर्फ क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस पाया जाता है। बॉडी वॉल सिंगल लेयर्ड होता है और साथ साथ में एपिडर्मिस में क्या पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, म्यूकस को सिक्रीट करने वाली ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सीलोम जो होता है वो इंटेरोसीलस होता है। सीलोम इंटेरोसीलस होता है। सीलोम इंटेरोसीलस को जानने से पहले हम सीलोम को जान लेते हैं। जो सीलोम होता है कह सकते हैं उसको हम सेकेंड बॉडी कैविटी के नाम से जानते हैं। सेकेंड बॉडी कैविटी के नाम से जानते हैं हम सीलोम को। इस तरीके से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ये कह सकते हैं एक ऐसा एनिमल है जिसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया गया है। ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया गया है तो हमको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, अभी ये हमको एक सर्किल नज़र आ रही है। हम इसमें इसकी एलिमेंट्री कैनाल को शो कर देते हैं। ये है इसका एलिमेंट्री कैनाल और ये है इसका बॉडी वॉल। ये क्या है, बॉडी वॉल है और ये है इसका एलिमेंट्री कैनाल है। अब देखिए बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में एक हमको खाली स्थान नज़र आ रहा है। एक खाली स्थान नज़र आ रहा है। ये जो खाली स्थान होता है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का, उसी को हम सीलोम के नाम से जानते हैं। उसी को हम सीलोम के नाम से जानते हैं। अब बात ये आती है, कहा यह जा रहा है कि जो सीलोम है वो इंटेरोसीलस है। सीलोम इंटेरोसीलस है। तो इंटेरोसीलस को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। इंटेरोसीलस की कंडीशन में कह सकते हैं, जब भी कह सकते हैं किसी भी हेमिकॉर्डेट्स का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंटल स्टेज में अगर आप जाएंगे तो उसमें देखेंगे होता क्या है। सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद देखते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट बन जाता है। जाइगोट के बनने के बाद क्लीवेज स्टार्ट होता है, मीन्स खंडीभवन होता है। जाइगोट का विदलन होता है, मॉरुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनता है और गैस्ट्रुला में ही क्या होता है, प्रिमिटिव एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट होने लगता है। प्रिमिटिव एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट होने लगता है और उस एलिमेंट्री कैनाल की आउटपाउचिंग के द्वारा कह सकते हैं, अगर उसमें आउटपाउचिंग हो रही है, थोड़ा सा कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल की कोई लेयर स्प्लिट हो जा रही है, फट रही है और उसके द्वारा एक आउट पाउचिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है।
पाउच लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा अगर सीलोम का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइप के सीलोम को हम इंटेरोसीलस बोलते हैं। यहाँ पर जो इंटेरोसीलस है, इंटेरॉन का सेंस ही होता है गट एलिमेंट्री कैनाल, प्रिमिटिव एलिमेंट्री कैनाल से स्प्लिटिंग के द्वारा कह सकते हैं सीलोम का जो फॉर्मेशन होता है वही इंटेरोसीलस सीलोम कहलाता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो सीलोम होता है वो इंटेरोसीलस होता है, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल में आउट पाउचिंग के द्वारा कह सकते हैं सीलोम का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है यूजुअली डिवाइडेड इनटू प्रोटोसील, मेसोसील एंड मेटासील करस्पॉन्डिंग टू 3 बॉडी रीजन्स। जो सीलोम होता है अभी आपने देखा इसकी जो बॉडी है 3 रीजन्स में डिवाइड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो उसी के हिसाब से 3 बॉडी रीजन्स के हिसाब से इसका जो सीलोम होता है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है, प्रोटोसील, मेसोसील एंड मेटासील। कहने का मतलब ये होता है प्रोबोसिस में पाया जाने वाला सीलोम प्रोटोसील कहलाता है, कॉलर में पाया जाने वाला सीलोम मेसोसील कहलाता है एंड ट्रंक में पाया जाने वाला जो सीलोम होता है उसको हम मेटासील के नाम से जानते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि ये जो मेटासील करस्पॉन्डिंग टू 3 बॉडी रीजन्स, जो बॉडी के 3 रीजन्स हैं प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, उसी में पाया जाने वाला सीलोम कह सकते हैं प्रोबोसिस सीलोम, कॉलर सीलोम एंड ट्रंक सीलोम के नाम से भी जाना जाता है। प्रोबोसिस सीलोम, कॉलर सीलोम एंड ट्रंक सीलोम, उसी को हम प्रोटोसील, मेसोसील एंड मेटासील के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। इसमें हम देखते हैं जो डाइजेस्टिव ट्यूब होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है। जो डाइजेस्टिव ट्यूब होता है यानी जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कैसा होता है, कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने का सेंस यही है, मीन्स जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो रन करती है बिटवीन द माउथ एंड एनस। जब भी एलिमेंट्री कैनाल माउथ और एनस के बीच रन करती है तब उस एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो डाइजेस्टिव ट्यूब है वो कंप्लीट है, पूर्ण है, इसके साथ साथ स्ट्रेट है, सीधी है या आप सीधा कह सकते हैं, आर यू शेप्ड। इंग्लिश का जो वर्ड होता है यू, उसी के आकार की एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। किसमें, हेमिकार्डेट्स में। सबसे जो पहली बात ये होती है कि डाइजेस्टिव जो ट्यूब होता है वो कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, इसके साथ साथ सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, आर यू शेप्ड में पाया जाता है, अथवा कैसा होता है, यू आकार का होता है। इसी सेकंड्स में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फोरगट गिव्स आउट ए हॉलो बक्कल डाइवर्टिकुलम इनटू प्रोबोसिस अर्लियर कंसीडर्ड एज नोटोकार्ड। देखिए फोरगट की बात की जा रही है। आप गट के सेंस को समझिए। गट मीन्स होता है एलिमेंट्री कैनाल, गट मीन्स होता है एलिमेंट्री कैनाल। और गट के किस पार्ट की बात कही जा रही है, फोरगट की बात कही जा रही है। फोरगट मीन्स होता है एलिमेंट्री कैनाल का जो अगला हिस्सा होता है या एंटीरियर रीजन जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का, उसी को हम फोरगट के नाम से जानते हैं। अगला हिस्सा, एंटीरियर पार्ट ऑफ द गट आर कॉल्ड फोरगट। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फोरगट गिव्स आउट ए हॉलो बक्कल डाइवर्टिकुलम इनटू प्रोबोसिस। बात ये कही जा रही है कि प्रोबोसिस रीजन में क्या होता है, एक खोखला कह सकते हैं, हॉलो बक्कल डाइवर्टिकुलम का कह सकते हैं फॉर्मेशन हो जाता है, या बक्कल डाइवर्टिकुलम जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको पहले क्या कहा जाता था, अर्लियर कंसीडर्ड एज नोटोकार्ड, जिसको पहले नोटोकार्ड समझा जाता था या नोटोकार्ड माना जाता था। जबकि बाद में इस पर स्टडी होने के बाद अनेकों बार साइंटिस्टों ने इस पर स्टडी किया और नोटोकार्ड और बक्कल डाइवर्टिकुलम में दोनों में सिमिलरिटी को नहीं देखते हुए बाद में उन्होंने कन्फर्म किया कि ये जो बक्कल डाइवर्टिकुलम है ये वास्तव में नोटोकार्ड नहीं है, नोटोकार्ड से इसकी कोई समानता नहीं है, इसलिए इसको हम ट्रू नोटोकार्ड नहीं कह सकते हैं। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया कि जो नोटोकार्ड होता है वो डाउटफुल स्टेटस होता है या संदेहास्पद होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम
फोर गट क्या होता है, गिव्स आउट। फोर गट में कह सकते हैं निकला हुआ होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। क्या निकला हुआ होता है, हॉलो बक्कल डाइवर्टिकुलम। एक ऐसी खोखली संरचना प्रोबॉसिस रीजन में ही कह सकते हैं बक्कल कैविटी में बाहर की तरफ एंटीरियरली बढ़ी हुई होती है, उसी को डाइवर्टिकुलम कहा जा रहा है। क्योंकि वो बक्कल कैविटी में पाई जाती है इसलिए उसको क्या कहा जाता है, बक्कल डाइवर्टिकुलम कहा जाता है। बक्कल कैविटी में ही पाए जाने के कारण उसको बक्कल डाइवर्टिकुलम कहा जाता है। साथ साथ वो कैसी होती है, हॉलो होती है, खोखली होती है। और ये जो हॉलो बक्कल डाइवर्टिकुलम है वो किस रीजन में पाई जाती है, प्रोबॉसिस में पाई जाती है, प्रोबॉसिस में पाई जाती है। और इसीलिए इसको कह सकते हैं स्टार्टिंग में अर्लियर इसको क्या कहा जाता था, नोटोकार्ड समझा जाता था, लेकिन ये वास्तव में नोटोकार्ड नहीं है। तो चलिए इसी सेक्वेंस में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डॉर्सोलेटरल फारेंजियल गिल्सलेट्स व्हेन प्रेजेंट 1 to several pairs। डॉर्सोलेटरल फारेंजियल गिल्सलेट्स अगर प्रेजेंट होती हैं वो कितने नंबर में होती हैं, 1 to several pairs। वो एक भी हो सकता है और अनेकों की संख्या में भी हो सकता है। क्या, डॉर्सोलेटरल फारेंजियल गिल्सलेट्स। पहले तो हम किसी एनिमल को देख लेते हैं और अभी समझेंगे डॉर्सोलेटरल फारेंजियल गिल्सलेट होता क्या है। ये हम मान लेते हैं कोई भी एनिमल है, ये कोई एनिमल है, इसमें देखते हैं इसका ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसका ये एलिमेंट्री कैनाल है। और हम इसके पहले डॉर्सोलेटरल पार्ट को समझते हैं, किसको हम डॉर्सोलेटरल फारेंजियल रीजन बोलते हैं। देखिए ये बॉडी का जो अपर पार्ट है, बैक वाला हिस्सा है, इसको हम डॉर्सल के नाम से जानते हैं, डॉर्सल के नाम से जानते हैं। इसका जो लोअर और फ्रंट कह सकते हैं पार्ट होता है, रीजन होता है, उसको हम वेंट्रल के नाम से जानते हैं, वेंट्रल। और यहाँ पर जो इसके बॉडी के मिडिल से जो लाइनिंग जाती है, कह सकते हैं डॉर्सल और वेंट्रल के एकदम मध्य से जो लाइन जाती है उसको हम लेटरल के नाम से जानते हैं, उसको हम लेटरल के नाम से जानते हैं। अब हम बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है डॉर्सोलेटरल फारेंजियल गिल्सलेट्स व्हेन प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होती हैं तो कितनी होती हैं, 1 to several pairs। देखिए डॉर्सोलेटरल कहा जा रहा है, इसका मतलब डॉर्सल और लेटरल के बीच में, डॉर्सल और लेटरल के बीच में, और फेरेंजियल भी साथ में कहा जा रहा है। यानी जो एलिमेंट्री कैनाल का जो फेरिंग्स वाला रीजन होता है, जिसको हम ग्रसनी के नाम से जानते हैं, उस रीजन में क्या होती हैं, गिल्सलेट प्रेजेंट हो रही है। डॉर्सल एंड लेटरल के बीच में इस तरीके की गिल्सलेट पाई जाती हैं, कह सकते हैं गिल्सलेट्स पाई जाती हैं। इसी को हम डॉर्सोलेटरल फारेंजियल गिल्सलेट बोलते हैं। और ये संख्या में कितनी होती हैं, 1 भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, और साथ साथ सेवरल पेयर्स, अनेकों की संख्या में भी हो सकती है। इसके साथ साथ और क्या कहा जा रहा है, सीलियरी फिल्टर फीडर्स। जो एनिमल होता है वो सीलियरी फिल्टर फीडर से होता है। कहने का मतलब ये है कि वो सीलिया के द्वारा वाटर करंट प्रोड्यूस करता है, जिससे या जिसके कारण आप कह सकते हैं कि सराउंडिंग वाटर में, सराउंडिंग सी वाटर में जो भी फूड पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, ऐसे ही फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, वो वाटर करंट के साथ उसके माउथ में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं सीलिया के द्वारा वाटर को फिल्टर कर करके, छान के कह सकते हैं, वहाँ से फूड पार्टिकल को अलग किया जाता है और फिर फीडिंग की जाती है। मीन्स कह सकते हैं वो फीड करता है या खाता है। तो इसी तरीके से कहा जा रहा है कि जो एनिमल होता है वो कैसा क्या होता है, सीलियरी फिल्टर फीडर से होता है। सीलिया के द्वारा फूड को कह सकते हैं फिल्टर कर करके फीडिंग करता है। आगे देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल। सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल कहा जा रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम आप समझ रहे होंगे, जिसको परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, वो कैसा होता है, सिंपल होता है, साधारण होता है, सिंपल होता है, साधारण होता है, एंड ओपन, खुला हुआ होता है। खुला हुआ कहने का सेंस ये होता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये जनरली 2 टाइप का पाया जाता है। जनरली 2 टाइप का पाया जाता है। एक तो ओपन टाइप का पाया जाता है जिसको खुला तंत्र कहा जाता है, और दूसरा क्लोज टाइप का पाया जाता है जिसको बंद सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है या क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो
आपको पहले ये जान लेना है किसको हम क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं और किसको ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। देखिए, जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड होता है जिसका सर्कुलेशन होना होता है पूरी बॉडी में, वो एकदम क्लोज ब्लड वेसल्स में ही फ्लो होता है। कहीं पर भी देखेंगे, कहीं पर भी बॉडी के ऑर्गन के कांटेक्ट में नहीं ब्लड जाता है, बल्कि सिर्फ ब्लड कह सकते हैं ब्लड वेसल्स में ही या आर्टरीज में और बीन्स के अंदर ही फ्लो होता है। कहीं पर भी ऑर्गन के कांटेक्ट में नहीं जाएगा, ऑर्गन के टच में नहीं जाएगा। तो इस टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको हम क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यानी हेमिकार्डेट्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मीन्स आप ये कह सकते हैं ब्लड जो फ्लो होगा वो ब्लड वेसल्स में तो फ्लो होगा ही, साथ साथ ऑर्गन के टच में जाएगा, ऑर्गन के कांटेक्ट में जाएगा, जिसके कारण जो ऑर्गन होंगे वो ब्लड में डिप्ड होंगे या जो ऑर्गन होंगे ब्लड में पूर्ण रूप से कह सकते हैं डिप्ड होंगे या डूबे हुए होंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इस टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, जिसमें ब्लड ऑर्गन के टच में जाता है, ऑर्गन के कांटेक्ट में जाता है। इसी में आगे देखते हैं, कहा जा रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल एंड ओपन। आपने सिंपल को समझ लिया, एकदम साधारण होता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आपने समझ लिया कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। अब देखते हैं, इंक्लूडिंग ए डॉर्सल हार्ट, इंक्लूडिंग ए डॉर्सल हार्ट, साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इसमें क्या सम्मिलित होता है, इंक्लूडिंग ए डॉर्सल हार्ट। जो हार्ट पाया जाता है वो बॉडी के डॉर्सल साइड में पाया जाता है, डॉर्सली प्लेस्ड होता है या बॉडी के डॉर्सल साइड में पाया जाता है। एंड 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स, इसके साथ साथ जो हार्ट होता है डॉर्सल साइड में पाया जाता है और 2 लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। 2 लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, 1 डॉर्सल एंड 1 वेंट्रल। एक तो बॉडी के डॉर्सल साइड में पाई जाती है, एक जो ब्लड वेसल्स होती है यहाँ पर देखिए बॉडी के डॉर्सल साइड में पाई जाएगी और दूसरी जो ब्लड वेसल्स होगी वो बॉडी के वेंट्रल साइड में पाई जाएगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं जो ब्लड वेसल्स होती है वो 1 डॉर्सल एंड 1 वेंट्रल, एक बॉडी के डॉर्सल साइड में पाई जाती है और दूसरी बॉडी के वेंट्रल साइड में पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक्सक्रीशन बाय सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन मीन्स होता है, इन हिंदी अगर देखेंगे उत्सर्जन कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, उपापचयी क्रियाएं चलती रहती हैं, जिसके दौरान बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन होता है, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन होता है। इस वेस्ट मटेरियल होते हैं, चाहे वो यूरिया हो, चाहे अमोनिया हो, या इन सब सारी चीज़ों का बॉडी में प्रोडक्शन होता है। और इन्हीं सब नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके द्वारा होता है? सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा होता है। प्रोबोसिस में एक ग्लैंड पाई जाती है, प्रोबोसिस रीजन में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम प्रोबोसिस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। उसी प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा ही जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है, बॉडी से बाहर निकालने का काम किया जाता है। तो उसी को हम कह सकते हैं, उसी को किस नाम से जाना जाता है? उसी को ग्लोमेरुलस नाम से भी जाना जाता है। जो प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, प्रोबोसिस ग्लैंड को ग्लोमेरुलस कहा जाता है, या ग्लोमेरुलस आप बोलेंगे उसको। साथ साथ जो ग्लोमेरुलस होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? ग्लोमेरुलस कनेक्टेड टू ब्लड वेसल्स। जो ग्लोमेरुलस होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, किससे जुड़ा हुआ होता है? ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण जो ब्लड होता है इस ग्लोमेरुलस में जाता है और वहाँ से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो फिल्टर हो जाता है, वहाँ से छन जाता है और फ्रेश ब्लड कह सकते हैं बॉडी में सर्कुलेट करवा दिया जाता है या सर्कुलेट करता रहता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो भी वेस्ट मटेरियल है वो प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा कह सकते हैं बॉडी से रिमूव किया जाता है या बाहर निकालने का काम किया जाता है। उसी को हम ग्लोमेरुलस के नाम से भी जानते हैं। और जो ग्लोमेरुलस होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, किससे जुड़ा हुआ होता है? ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ होता है।
कह सकते हैं ब्लड की नलिकाओं से जुड़ा हुआ होता है, आर्टरीज एंड वेन से जुड़ा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव। नर्वस सिस्टम जो होता है वो कह सकते हैं प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव मीन्स आप समझ रहे होंगे कह सकते हैं प्राचीन कालीन या लेस डेवलप्ड। जब भी नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, उस दौरान स्टार्टिंग में जब नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ तो वो वेल डेवलप्ड नहीं था, सिर्फ डेवलप होना या विकसित होना स्टार्ट ही हुआ था। तो उसी दौरान का आप कह सकते हैं जो नर्वस सिस्टम होता है वही नर्वस सिस्टम हेमिकार्डेट्स में प्रेजेंट होता है। तो उसी नर्वस सिस्टम को हम प्रिमिटिव कहते हैं, आद्य कहते हैं या प्राचीन कालीन बोल सकते हैं, और एंशियंट नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। कंसिस्टिंग मेनली सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस कहा जा रहा है, कंसिस्टिंग मेनली ऑफ ए सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस। देखिए नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव कंसिस्टिंग मेनली ऑफ ए सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस डॉर्सल कॉलर नर्व कार्ड हॉलो। यहाँ पर देखिए ये कहा जा रहा है कि जो नर्व प्लेक्सस होता है, नर्व प्लेक्सस जो होता है वो कैसा होता है, सब एपिडर्मल होता है। सब एपिडर्मल कहने का मतलब एपिडर्मिस के तुरंत नीचे या जस्ट बिलो आप कह सकते हैं नर्व का जाल फैला हुआ होता है, उसी को नर्व प्लेक्सस कहा जाता है। कह सकते हैं बहुत सारी नर्व्स का नेटवर्क फैला हुआ होता है, किसके नीचे, एपिडर्मिस के नीचे। एपिडर्मिस के नीचे कह सकते हैं नर्व का जाल फैला हुआ होता है, उसी को नर्व प्लेक्सस कहा जाता है। तो वो कह सकते हैं जो नर्व प्लेक्सस होता है वो कैसा होता है, सब एपिडर्मल होता है, मीन्स बिलो द कह सकते हैं एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है डॉर्सल कॉलर नर्व कार्ड हॉलो। डॉर्सल कॉलर नर्व कार्ड हॉलो कहने का मतलब ये होता है कॉलर रीजन में जो नर्व कार्ड पाया जाता है, कॉलर रीजन में जो नर्व कार्ड पाया जाता है वो कैसा होता है, खोखला होता है, हॉलो होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल होता है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है सक्सेस यूजुअली सेपरेट। जो सक्सेस होते हैं मीन्स मेल एंड फीमेल, वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है सक्सेस सेपरेट। इसके साथ साथ कहा जा रहा है गोनाड्स 1 to several पेयर्स। गोनाड्स कहने का मतलब ये होता है जो जनद होता है, जिसको हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, जिसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलती है। जिससे मेल में अगर बात की जाए तो टेस्टिस पाया जाता है, इनकेस ऑफ फीमेल ओवरी पाया जाता है। तो उसी को हम अगर कंबाइन रूप में बोलें तो उसी को हम गोनैड के नाम से जो है बोलते हैं या बुलाते हैं, तो उसी को गोनैड कहा जाता है। तो जो गोनैड होता है वो 1 to several पेयर्स होता है। उसकी संख्या जो होती है एक जोड़ी हो सकती है, इसके साथ साथ अनेकों जोड़ियों में पाया जाता है। 1 to several पेयर्स अनेकों जोड़ियों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन जिसको निषेचन कहा जाता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, बाह्य होता है, इन सी वाटर। जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है वह एक्सटर्नल होता है। कहाँ पर होता है, सी वाटर में होता है, समुद्री जल में होता है। तो इस कंडीशन में जो मेल होता है वो स्पर्म को सी वाटर में रिलीज कर देता है, और फीमेल के द्वारा ओवा को कह सकते हैं सी वाटर में रिलीज कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। जहाँ पर फर्टिलाइजेशन आउट ऑफ द बॉडी होता है, बॉडी के बाहर जब फर्टिलाइजेशन होता है तब उसी को फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल कहा जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है तब उसको हम फर्टिलाइजेशन इंटरनल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर हो रहा है, समुद्री जल में हो रहा है, इन सी वाटर, समुद्री जल में हो रहा है। इसलिए हम इसको फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल बोल रहे हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वह बाह्य होता है। कहाँ पर होता है, सी वाटर में होता है, समुद्री जल में होता है। साथ साथ जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट टाइप का होता है, डायरेक्ट टाइप डेवलपमेंट पाया जाता है। और इनडायरेक्ट विद ए
फ्री स्विमिंग टॉर्नेरिया लार्वा। देखिए डायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट में सिर्फ अंतर इतना ही है कि जो डायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है उसमें कोई भी लार्वल स्टेजेज नहीं पाई जाती हैं। डेवलपमेंट के दौरान किसी भी प्रकार का कोई लार्वा नहीं पाया जाएगा, जबकि जो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होगा उस कंडीशन में आप देखेंगे डेवलपमेंट के दौरान लार्वा की स्टेजेस पाई जाएंगी या लार्वा पाया जाएगा। तो इस टाइप के डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। तो वही देखिए यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, इन सी वाटर समुद्री जल में होता है, साथ साथ जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, मीन्स लार्वा नहीं पाया जाएगा इस कंडीशन में। और इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट की कंडीशन में लार्वा पाया जाएगा विद ए फ्री स्विमिंग लार्वा, विद ए फ्री स्विमिंग टॉर्नेरिया लार्वा, मीन्स जो हेमिकार्डेट्स का लार्वा होता है उसको टॉर्नेरिया के नाम से जाना जाता है, टॉर्नेरिया के नाम से जाना जाता है। तो टॉर्नेरिया लार्वा हेमिकार्डेट्स का लार्वा होता है। तो इसी के साथ इसका जो जनरल कैरेक्टर है वो समाप्त होता है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।